Yes, dear students, very welcome to all of you in your biome, academic and spiritual science classes. Yes, dear students, as we are talking currently about the principle of inheritance and variation. Okay, dear students, जैसा हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी बायोलॉजी के जिस ब्रांच ऑफ साइंस में की जाती है उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं. ठीक है. Yes, focus here. As we know that branch of biology to study principle of inheritance and variation, or you can say branch of biology to study inheritance and variation is known as genetics. Okay. And dear students, we also know that genetics, the father of genetics is known as Gregor John Mendel. ठीक. ग्रेगर जॉन मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है. अब इनका जो वर्किंग ड्यूरेशन पीरियड था वो 1856 से 1863 तक था. टोटल 7 इयर्स की वर्किंग थी. और ये टोटल 7 ईयर की जो वर्किंग थी, ये वर्किंग इन्होंने गार्डन पी, जिसे आप पाइसम सेटिवम कहते हैं, उसके एक एक ट्रेड पर स्टडी करने के लिए इन्होंने 7 इयर्स जो है वो अपने एक्सपेंड किए. और उससे उन्होंने एक कैलकुलेशन निकाला, एक रूल दिया लॉ ऑफ डोमिनेंस का, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, स्वतंत्र अभिव्यूहन का, पृथक्करण का और प्रभाविता का नियम इन्होंने दिया. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने गार्डन किया. गार्डन पीसप ने मेंडल ने पाइसम सेटिवम में जिस फैक्टर को जाना, जो वेरिएशन होते हैं किसी मटर में, मटर के पौधे में जो 7 टाइप्स के वेरिएशन होते हैं, भिन्नताएं आती हैं, तने का लंबा होना, छोटा होना, या फूल का एक्सिलरी होना, कक्ष से निकलना या टर्मिनल पर निकलना, साइड से निकलना, एक्सियल या टर्मिनल, टिप पर लगना, टर्मिनल, फ्लावर के कलर का वायलेट होना या वाइट होना, फ्रूट या पाइसम सेटिवम और ग्राम के पी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉड कहते हैं. उसके फल को पॉड कहते हैं. वो पॉड टाइप का फ्रूट होता है. इसके शेप के साइज, शेप पर वो फूला हुआ है या कंस्ट्रिक्टेड पिचका हुआ है, फ्लावर का जो फ्रूट का जो कलर है वो ग्रीन कलर का है या येलो कलर का है, सीड का शेप राउंड है या रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, सीड का कलर येलो है या ग्रीन है. ये 7 ट्रेड्स, ये 7 जो विशेषक लक्षण हैं, ये मटर में कहाँ से आते हैं, इसको जानने के लिए उन्होंने इस बात को फैक्टर शब्द से प्रपोज किया. उन्हें इतनी डेप्थ तक नहीं, जेनेटिक और क्रोमोसोमल लेवल तक जानकारी नहीं थी उस समय, इसलिए इन्होंने इन सारे कारणों का कारक बताया कि ये जो भी कारण ऐसे हैं, इसके पीछे कोई कारक हैं. वो कारक क्या हैं, अब जाके मालूम हुआ कि वो जीन हैं, क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन हुए, लेकिन उसमें इस बात की जानकारी नहीं थी. तो ये कब हुआ, मेंडल ने इन सभी विशेषकों, इन सभी ट्रेड्स का रीजन फैक्टर बताया. तो मेंडल ने इस इनहेरिटेंस में जिसे फैक्टर बताया, विल्हेम जॉनसन ने 1909 में इन फैक्टरों को सर्च आउट किया और बताया कि वो और कोई नहीं, वो जीन है. ठीक है. सटनबरी ने बाद में डिस्कवर किया, पता चला ये जीन जो है ये क्रोमोसोम पर होते हैं. तो इस प्रकार से अब ये जीन है, जैसे कि लंबाई के लिए कैपिटल टी, राउंड के लिए RR, या ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी, या रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, जैसे टर्म्स का यूज किया गया ऐसे फैक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले सिंबल के रूप में. ठीक है.
तो ये सब क्या है, ये जीन है। और ये भी बताया गया कि जीन हमेशा पेयर में होते हैं, जीन हमेशा पेयर में होते हैं जो एक एक ट्रेट को कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। और ये सभी पेयर्ड जीन पेयर्ड क्रोमोसोम पे होते हैं। ठीक है, तो इसके आगे चल करके हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी में इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। फिलहाल आप अभी जानिए ये जीन है। तो एलील्स क्या हैं? अब तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आ गया है एलील का। एलील का मतलब होता है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन ऑफ जीन, मीन्स कि अल्टरनेट जीन्स आर नोन एज एलील्स। एलील्स और जीन दोनों एक नहीं है। एलील जब होमोजाइगस, ये जीन जब होमोजाइगस कंडीशन में है तो वो जीन है, पेयर्ड कंडीशन में जीन है। लेकिन जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो गए, यानी एक दूसरे के कॉन्ट्रास्टिंग नेचर वाले हो गए, अल्टरनेट हो गए, तब वो क्या हो जाते हैं, तब वो एलील्स होते हैं। जैसे इस टॉलनेस, इस जीन का एलील यह जीन हो गया, शॉर्ट वाला स्मॉल जीन। ठीक, इस राउंड का एलील हो गया ये रिंकल्ड जीन। ठीक, आगे आपको जानना चाहिए कि लोकेशन, ये जीन का लोकेशन कहाँ होता है। तो बताया गया है कि लोकेशन या लोकस ऑफ मेंडल्स फैक्टर्स ऑन क्रोमोसोम्स ऑफ पाइसम सेटिवम। ये जो मेंडल के फैक्टर थे वो, उनका लोकेशन क्रोमोसोम पे कहाँ था। तो संयोग है कि पाइसम सेटिवम में भी 7 टाइप्स के 7 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, सेवन्थ पेयर। ठीक है, ये सातों पेयर्स में से ये सातों ट्रेड्स सातों पेयर पे नहीं होते। ये सभी सातों ट्रेड्स क्रोमोसोम के, पाइसम सेटिवम के क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पेयर पर, फोर्थ पेयर पर, फिफ्थ पेयर पर और सेवन्थ पेयर पे ही होते हैं। बाकी 2, सेकेंड, थर्ड और सिक्स्थ पेयर पर ये जो इनहेरिटेबल ट्रेड्स हैं ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, अब आपको ये भी जानना चाहिए कि जब भी हम पहले, जब अगर किसी पाइसम सेटिवम के 2 ट्रेट वाले प्लांट में जब हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस या डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, तो उसको करने के लिए हमें क्या करना था, उनको प्योर ट्रेट का होना चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर आप सही रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन द ट्रेड्स, द पेरेंट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन should be pure. And what is the pure traits? Pure trait means the condition in which all homozygous traits are pure trait. All homozygous traits, जितने भी समजाति यानी एक ही प्रकार के होमोजाइगस ट्रेट होते हैं, वो क्या कराते हैं, वो प्योर ट्रेट कराते हैं, चाहे वो डोमिनेटिव नेचर के हों चाहे वो रिसेसिव नेचर के हों। तो ऑल होमोजाइगस ट्रेट्स आर प्योर ट्रेट्स। ठीक है, एंड P1 क्रॉसिंग शुड बी, यानी फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन की जो क्रॉसिंग होनी चाहिए वो शुड बी बिटवीन प्योर ट्रेट्स ऑफ पेरेंट्स। ये रूल है जिसके लिए भी आपको हमने बता दिया। अब बेटा थोड़ा सा आगे ध्यान रखिए। तो पाइसम सेटिवम में जो 7 ट्रेट्स थे, इनका लोकेशन कहाँ कहाँ पाया गया। ये मटर के स्टेम में पाया गया इन द फॉर्म ऑफ लेंथ, मटर के फ्लावर में पाया गया इन द फॉर्म ऑफ पोजिशन एंड कलर, मटर के फ्रूट में पाया गया इन द फॉर्म ऑफ शेप एंड कलर, और मटर के सीड में पाया गया इन द फॉर्म ऑफ शेप एंड कलर। तो मटर के बीज में उसके रंग और आकार के आधार पर 2 ट्रेट प्राप्त हुए, मटर के फ्रूट के कलर और आकार के आधार पर 2 ट्रेट प्राप्त हुए, मटर के फ्लावर में उसके कलर और पोजीशन के आधार पर 2 ट्रेट प्राप्त हुए, और मटर के लेंथ के आधार पर 1 ट्रेट प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 यही 7 ट्रेट्स मटर में थे, जिसे मेंडल ने माना कि ये इनहेरिटेबल हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, इनहेरिट होते हैं। अब
फिर उन्होंने क्या देखा कि ये जो ट्रेड्स हैं ये ट्रेड्स पेयर में हैं, इस ट्रेड को कैरी करने वाले जो फैक्टर हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर क्या है, लेंथ का बहुत अधिक होना यानी टाल होना, या लेंथ का कम होना अर्थात डॉर्फ होना। ये दो इसके क्या हुए, अल्टरनेट हुए। तो टाल का डॉर्फ और डॉर्फ का टाल, ये जो अल्टरनेट इस ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाले जो अल्टरनेट्स होंगे वो एलिल कहलाएंगे। इसी प्रकार से मटर के फ्लावर का एक्सियल होना, साइड से निकलना, एक्सियल होना मीन्स ये यहाँ से फ्लावर का बनना, या यहाँ पे यहाँ से अगर फ्लावर निकल रहा है तो एक्सियल है, और अगर यहाँ पे बन रहा है तो क्या है, वो टर्मिनल कंडीशन होती है। तो कलर का वायलेट होना या वाइट होना एक दूसरे के अल्टरनेट ट्रेट हैं। फुल होना, फ्रूट का फली का फूला हुआ होना या कंस्ट्रक्टेड पिच का हुआ होना, फूला हुआ होना, फूले हुए होने का मतलब है फूले हुए कंडीशन का मतलब हुआ ये फूला हुआ, और पिचके हुए का मतलब हुआ ये पचका हुआ होना। ये जो है कंस्ट्रक्टेड नेचर हुआ। इसके बाद फली के कलर का ग्रीन होना या येलो होना एक दूसरे के अल्टरनेट ट्रेट हैं। सीड का शेप का राउंड होना या रिंकल्ड होना, राउंड होना ये, रिंकल्ड होना ये, झुर्रीदार होना, ये क्या है, एक दूसरे के अल्टरनेट ट्रेट हैं। सीड का कलर का येलो होना या ग्रीन होना एक दूसरे के अल्टरनेट ट्रेट्स हैं। ठीक है। तो ये सब जो हमने लिखा ये सब क्या है, ये उस फैक्टर के मेंडेलियन 7 मेंडेलियन फैक्टर्स के क्या हैं, ये फिनोटाइप हैं, दृश्य रूप हैं। दृश्य रूप माने कि हम अपनी आंखों से देख करके जो एक्सप्रेसिंग ट्रेट होते हैं, जो प्रत्यक्ष सामने दिखाई पड़ने वाले ट्रेट होते हैं उनको फिनोटिपिक ट्रेट कहते हैं। ये फिनोटिपिक ट्रेट हैं, ये टाल, एक्सियल, वायलेट, फुल, ग्रीन, राउंड, येलो, और इधर ड्वार्फ, टर्मिनल। तो ये इसका म्यूचुअल क्या है, वो अल्टरनेट ट्रेट्स हैं, लेकिन कैसे ट्रेट हैं, फिनोटिपिक ट्रेट हैं। ठीक है। अब इस ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस ट्रेट के जो फैक्टर हैं अर्थात जो जीन हैं उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ये इशू सामने आया। तो जो मेंडल के समय में जो पैटर्न था जो आज नहीं है, आज उल्टा, आज हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये लेंथ का, स्टेम के लेंथ का ट्रेट हुआ, तो जैसे ये दो हुआ अल्टरनेट ट्रेट में, एक टाल हुआ एक ड्वार्फ हुआ, तो यहाँ पे जो ड्वार्फ वाला ट्रेट है इसको अंग्रेजी में लिखेंगे। अब इसके पहले लेटर को हम फोकस करेंगे। ठीक है। तो इसके इस ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसके कैपिटल डी रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जैसे करेंगे कैपिटल डी, ये चूंकि जीन पेयर में होते हैं तो कैपिटल डी इस टाल के जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करेगा, और इसी का शॉर्ट माने स्मॉल लेटर स्मॉल डी ये क्या काम करेगा, ये इसके ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करने वाला इसका जीनोटाइप होगा, जीन रूप होगा। ठीक है। इसी जीनोटाइप के कारण ये ऐसा दिखता है, अब इस जीनोटाइप के कारण ये ऐसा दिखता है। बट डियर स्टूडेंट्स, इस चीज को, इस प्रकार का जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगा इसे हम लोग हायर क्लास में देखेंगे। अभी इंटर के लेवल में हमको वही मेंडल के द्वारा सुझाए गए जो सिस्टम था उसी का अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो उनका सिस्टम क्या था, उन्होंने क्या काम किया कि इस इम्प्रेसिव जो फर्स्ट जनरेशन में जो विजिबल ट्रेट्स होते हैं जिसको उन्होंने डोमिनेटिव ट्रेट कहा, तो डोमिनेटिव ट्रेट को आप इंग्लिश में लिखिए, लिखने के बाद जो पहला लेटर है इसका इस पर फोकस कीजिए। तो इस फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल टी और इस फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल टी ये यूज हुआ। अब इसी आधार पर अगर आप चाहें तो सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ये एक्सियल है, इसका जीनोटाइप जो है कैपिटल ए, और इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, स्मॉल ए हो जाएगा। वायलेट का
पहला लेटर वी हुआ, तो इसका जीनोटाइप कैपिटल बी हो जाएगा। अब इसका जीनोटाइप इसका स्मॉल रूप यानी स्मॉल बी हो जाएगा। ये जैसे फुलनेस है किसका, फ्रूट के शेप का फुल होना, फूला हुआ होना, तो क्या होगा, एफ को टारगेट करेंगे तो इसका जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल एफ। अब इसका हो जाएगा स्मॉल एफ और स्मॉल एफ। ग्रीन का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल जी और येलो का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल जी। इसी प्रकार से राउंड का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल आर और रिंकल्ड का जीनोटाइप हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक। येलो जैसे फिनोटाइप का जीनोटाइप हो जाएगा कैपिटल वाई और ग्रीन का हो जाएगा स्मॉल वाई। ठीक। तो इस प्रकार से ये सभी फिनोटाइप्स के ये वाले जो पोर्शन ये इसके जीनोटाइप्स हैं। ठीक। जीनोटाइप के बेस पर ही, जीनोटाइप जिसको कि मेंडल ने फैक्टर कहा, जीनोटाइप के बेस पर ही फिनोटाइप जो है वो विजिबल होती है, फिनोटाइप जो है डिपेंड करती है। ईच फिनोटाइप डिपेंड्स ऑन इट्स जीनोटाइप। ओके, नाउ ये सब क्या है, ये जीनोटाइप यानी जीन रूप हैं, इन सब को रिप्रेजेंट करने वाले ये पेयर में जीन हैं। ठीक। तो एलिल क्या है, अब मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से एलिल क्या है, एलिल्स आर कॉन्ट्रास्टिंग या अल्टरनेट जीन्स ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप के जो अल्टरनेट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम एलिल्स कहते हैं। क्योंकि एलिल्स भी जीन ही हैं, वो भी पेयर में ही होंगे, इसलिए इस एक टी यहाँ से एक टी यहाँ से लेकर के ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है, ये एलिल है। ठीक है। या आर यू कैन से होमोजाइगस कंडीशन ऑफ जीन्स आर नोन एज जीनोटाइप व्हाइल हेटेरोजेनस जीनोटाइप इज नोन एज एलिल्स। तो एक सेंटेंस अगर आप पूरा नहीं कर सके इतना तो कह सकते हैं ना कि हेटेरोजाइगस स्टेट ऑफ जीनोटाइप इज एलिल। तो इस प्रकार से इसका एलिल क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका एलिल हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए, इसका एलिल हुआ कैपिटल बी स्मॉल बी, इसका एलिल हुआ कैपिटल एफ स्मॉल एफ, इसका एलिल हुआ कैपिटल जी स्मॉल जी, इसका एलिल हुआ कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका एलिल हुआ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से ये क्या हुए, ये सब इतने ये सभी ये एलिल्स हैं। ऑल दीज आर एलिल्स, यस ऑल दीज आर एलिल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब नाउ वी हैव टू फोकस ऑन मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग अभी नेक्स्ट अगले पेज पर हम लोग इसका स्टडी करेंगे। और अभी आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उसके मेंडल के फर्स्ट लॉ को जो है वो स्टडी करते हैं। थैंक यू।